ओके, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे, इसमें ये हम लोग को समझना है कि जो भी बिजनेस है वो बिजनेस अपने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है किस बेसिस पर? अक्रूवल बेसिस पर। मतलब ये नहीं कि जो एक्चुअल कैश रिसीप्ट हो या पेमेंट हो सिर्फ उसी को बिजनेस के बुक्स में क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट मुझे ये बताता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग, चाहे वो रिसिप्ट किया हो या चाहे रिसिप्ट नहीं किया हो, चाहे वो पेमेंट किया हो या चाहे पेमेंट नहीं किया हो, बिजनेस के बुक्स में उसको रिकॉर्ड मॉनेटरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉनेटरी होना चाहिए। तो अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि अक्रूवल अंडर दिस कंसेप्ट ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस मतलब खर्च, रेवेन्यू मतलब क्या? आमदनी, इनकम। ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। मतलब जैसे ही क्रिएट हो गया बिजनेस के बुक्स में क्या कर दो, उसको रिकॉर्ड कर दो। ऐसा नहीं कि एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैश पेड और रिसीप्ट। मतलब आप एक्चुअल कैश रिसीव करो या एक्चुअल कैश क्या करो, पेमेंट करो, उस बेसिस पर बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। बिजनेस के बुक्स में उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसका जनरेट हो गया, जो जनरेट हो गया, चाहे वो इनकम हो या चाहे वो क्या हो, एक्सपेंसेस हो। सपोज कि मान लो कि हम मकान को रेंट पर लगा दिए। अब रेंट पर लगा दिए, रेंटर कोरोना काल था, चला गया गांव। अब हम अकाउंटिंग ईयर क्लोज करेंगे तो हम तो ये देखेंगे तो गांव में पैसा तो मुझे दिया नहीं, 3 मंथ का दिया, 9 मंथ का ड्यू रह गया। तो क्या हम उस बिजनेस के बुक्स में, है ना, हम अपने बुक्स में जो रेंट को रिकॉर्ड करेंगे वो 3 मंथ का रिकॉर्ड करेंगे कि 12 मंथ का रिकॉर्ड करेंगे? 12 मंथ का। अक्रूवल कंसेप्ट यही कहता है कि 12 मंथ का रिकॉर्ड करेंगे, उसमें 3 मंथ का रिकॉर्ड। 3 मंथ तो एक्चुअल कैश था, जो एक्चुअल कैश हम क्या किए, रिसीव किए एज अ किस रूप में, तो रेंट के रूप में। तो अक्रूवल कंसेप्ट यही कहता है कि जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को अक्रूवल बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस मतलब वो बेसिस जिसमें क्या कि अगर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गया, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट, कैश होगा तो कैश बेसिस में चला गया, ठीक है। अक्रूवल का मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है। और तीसरा आता है मिक्स। तो अगर मिक्स मेथड के हैं, मिक्स बेसिस के, तो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया अक्रूवल कंसेप्ट? इसमें आपको 2-3 पॉइंट और भी कर रहा है कि 10 द अक्रूवल कंसेप्ट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्न। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू मतलब आपको आपका आमदनी वो तभी माना जाएगा जब आप क्या कर लिए, उसको अर्न कर लिया। मान लो कहीं काम कर रहे हैं, सैलरी पर काम कर रहे हैं, अब सैलरी हम महीना भर काम कर लिए, मुझे सैलरी नहीं मिला, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि मेरे लिए तो इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी, चाहे वो दे या चाहे वो नहीं दे, बिजनेस उसको क्या कर लेगा, एज्यूम कर लेगा, ठीक है। ये चीज कर रही है। ओके, तो एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है बच्चे, आप लोग भी नोट करोगे तो नोट कर लो, आप लोग का स्टडी मटेरियल में भी ये क्वेश्चन है। तो कैश बेसिस बता चुके थे माही इसमें? यस। ओके, अक्रूवल बेसिस का डेफिनेशन भी लिखवाए थे आप लोगों को? यस यस सर, एक्सप्लेन करना सर। क्या लिखवाए थे माही, बताइए तो अक्रूवल बेसिस का डेफिनेशन में? अक्रूवल बेसिस का क्या डेफिनेशन बताए थे? यस सर, the accrual basis of accounting may be defined the method of recording transaction by which revenues, costs, assets and liabilities are reflected in the accounts in the period in which they are accrued. ओके, तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कुछ है, तो लिखो तो एडवांटेज ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, 2-3 पॉइंट करके लिखवाएंगे, फिर उसका डिफिनेशन डिफरेंस पर चले जाएंगे। एडवांटेज ऑफ
अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक चीज और याद रखना, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसको मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, और बिजनेस इसी पर जनरली इसको इसी पर चलता है। MERCANTILE बोलिएगा तो अकाउंटिंग बेसिस इज आल्सो नोन एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे फर्स्ट लिखिए एडवांटेज में, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड revenue is recognized on its being, on its being, BEING, on its being earned, EARNED, earned। ये थोड़ा देर पहले भी ये पॉइंट बताए आपको कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मतलब आपका आमदनी तभी माना जाएगा जब आप उसको क्या कर लिए, जनरेट कर लिए, प्राप्त नहीं किए, जनरेट कर लिए, वो था डिफरेंट। हमको मान लो कि उदय शंकर से 5,000 रुपया लेना था, कैश रिसीव फ्रॉम उदय शंकर इज ₹2,000, लेना था कितना, 5,000, लेकिन हम लिए कितना, तो मेरे लिए जो अर्न होगा वो 5,000 होगा, लेकिन ये 2,000 इट इज कॉल्ड रिसीव, तो बोथ आर डिफरेंट। टोटल पैसा कितना ले रहा है, इसमें आप लोग कभी पढ़े भी होंगे जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आए हैं, तो टोटल जो रिसीवेबल होता है इसका फॉर्मूला होता है कि अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल इक्वल टू डेटर्स प्लस BR, यानी बिल रिसीवेबल। यानी जो पैसा किसी के यहां ड्यू है आपका, उसको, और जो आपने कैश कलेक्ट कर लिए हैं, बिल कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, दोनों को मिला अगर देंगे तो यह फॉर्मूला अकाउंट्स में रिसीवेबल होता है। रिसीवेबल का मतलब ही होता है कि जो एक्चुअल कैश आप ले लिए और जो लेने वाले हैं दोनों को अगर ऐड कर दें तो वही क्या कहा जाएगा, रिसीवेबल। तो रिसीव और रिसीवेबल बोथ आर क्या, डिफरेंट। टोटल मनी कितना लेना है, इट इज कॉल्ड रिसीवेबल, लेना है ना, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, रिसीवेबल हो जाएगा। जैसे आपको हमसे लेना है 500 रुपया, ठीक है, तो वो आपके लिए रिसीवेबल होगा, तो मेरे लिए क्या होगा, पेबल, मेरे लिए क्या होगा, पेबल। तो आपके लिए रिसीवेबल अगर 500 है तो मेरे लिए पेबल कितना है, 500 है। अब हम अगर 200 रुपया आपको पे कर दिए तो मेरे लिए पेड हो गया 200 रुपया, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, 200 रुपया रिसीव। ठीक है, समझ में आया दोनों पॉइंट? ओके, सेकंड लिखिए इसका एडवांटेज। सर समझ में सर, डेटर प्लस क्या है, फिर से बोलिए। सर अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस, हाँ, पे अकाउंट्स रिसीवेबल इक्वल टू डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। और इसी का अगर अकाउंट्स पेबल लिखेंगे आप लोग बच्चे तो लिख लेंगे कहीं, अकाउंट्स पेबल इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। अगर इन दोनों को हम लोग ये याद रखना है, डेबिटर प्लस क्या है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, नोट कर लिए। सर एक बार फर्स्ट वाला फॉर्मूला बता दीजिए ना एक बार और। अकाउंट रिसीवेबल इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। डेटर मतलब जिसको सामान हम उधार पर बेच दिए तो पैसा कलेक्ट करना है ना उससे, वो रिसीवेबल में आएगा। हम नहीं देखते हैं बिल का मतलब क्या हुआ कि आप लोग भी देखते होंगे कि हम लोग के गली मोहल्ले में दुकान रहता है, वहां पर लेस कुरकुरे टॉफी का वेंडर आता है, देखते हैं, देता है जो लो भाई
Yes, sir. कलकत्ता में बेच करके मुझे क्या कर दो पैसा, हम आएंगे दे देना। 15 दिन के बाद। तो उस बिजनेस के लिए वो क्या हो गया, बिल रिसीवेबल ना होगा वो जी, जो पैसा टोटल लेने वाला है। ठीक है, आगे लिखिए। सेकंड इसका एक्सपेंसेस आर मैच्ड MATCH। क्या सर, एक और फिर से बोलिए। एक्सपेंसेस मीन्स कॉस्ट। हाँ, एक्सपेंसेस आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू। एक्सपेंसेस, जिसको ब्रैकेट में हम कॉस्ट भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू अर्न इन EARNED earn in relation thereto thereto। इसका मतलब क्या हुआ कि ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ईयर में जो भी अकाउंटेंट होते हैं उस बिजनेस का, उसके द्वारा वो हमेशा मैचिंग कॉन्सेप्ट जो भी था कि ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ईयर में वो अपने एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच करते चलता रहता है। ऐसा इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खर्च क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और रेवेन्यू क्या हो जाए, मेरा कम हो जाए और बिजनेस लॉस में चला जाए। ठीक है, कोई भी बिजनेस लॉस में जाना नहीं चाहता है, लेकिन लॉस तो होता है बिजनेस में। ठीक है, कोई चाहता है इनिशियल स्टेज में कि मुझे बिजनेस से लॉस हो जाए। तो इसका दो सबसे बड़ा एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या बताएं कि आप रेवेन्यू है ना तभी मानो जब आप क्या अर्न कर लिए, ऐसा ना कि जितना रिसीव किया वही आपका आमदनी हुआ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बताएं कि ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ईयर में वो अपने रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ क्या करता है, मैच करते रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए और रेवेन्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, और मेरा बिजनेस लॉस में चला जाए। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट का ये सबसे बड़ा क्या है, बेनिफिट है। और जो बिजनेस आप लोग भी देखे होंगे कि दुकान के ऊपर में लिख देता है आज नगद कल उधार, वो भी डरता है कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन सर ऐसे लिखा रहता है सर, हाँ, उधार मान आज के नगद कल उधार परसों फ्री। वो कल हाँ, आता नहीं और ये परसों भी कहीं आएगा। ये सब तो प्रलोभन, मतलब एक कस्टमर को ये करने के लिए। ठीक है, Yes, लिखेगा sir. उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। यस ठीक सर, है? यस सर। ऐसा वर्ड लिखेगा वो लोग कि आप जान करके भी क्या, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम उनसे उधार नहीं लेते हैं, लेते हैं। अगर अब तो हम नया उधार ट्रेंड नहीं चला है, लेंगे पढ़ाइए तो फिर उनका बताते हैं। बिजनेस चलेगा। ठीक है, डिमेरिट में सर लिखिए। आजकल लिखा रह रहा है सर, हमने खुद कर्ज लिया है, कृपया हमसे कर्ज ना मांगे। हाँ, ये इसका दो था। हाँ। और भी लिखेंगे इसमें, तो और एक दो पॉइंट लिख दीजिए। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एक्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मैं इसमें और लिख दीजिए, एक दो पॉइंट और लिख लीजिए एडवांटेज में। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एक्ट। क्या लिखोगे, 1956 मत लिख देना, वो अमेंडमेंट हुआ 2013 में, तो अब 2013 ही चल रहा है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड, हाँ, बाय द कंपनी एक्ट 2013। हाँ, सर एक्ट के बाद क्या बोले? एक्ट 2013। वही, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एक्ट 2013। अक्रूवल का ऐसा नहीं है 1956 पहले था, अब आफ्टर द, अब जोड़ो ना, आप ऐड करो। 1956 के बाद कब हुआ चेंजेस, 2013 में। कितना साल हो गया, 4 उधर, 40 और 44 और 13 57, यानी 56 ईयर। आफ्टर 56 ईयर आजादी के बाद जो कंपनी एक्ट में चेंजेस हुआ था 1956, ये सब आप थ्योरी में पढ़ोगे बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद चेंजेस हुआ कब, अमेंडमेंट, चेंजेस नहीं अमेंडमेंट हुआ 2013 में। ठीक है, फिर अभी चल रहा है 7-8 साल, तो 7 साल तो 6 साल तो हो ही गए, 6-7 साल। फिर ये देखिए कहां तक चलता है। ठीक है,
तो ये चीज उसको हम करवा दिए, अभी नोट करवा दिए ना। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एक्ट 2013। एक और पॉइंट लिखिए। और सर पार्टनरशिप एक्ट जो है सर वो 2013 है या 1932 देखिए जो भी चल रहा है सर रिसेंट? अभी 1932 ही बता रहे हैं हम लोग बच्चे को, अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है। अब सबसे Yes, पुराना एक्ट में आप जाओगे तो फिर तो अब लॉ पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, बिजनेस लॉ, ठीक है। वो आपको सबसे पुराना एक्ट कौन सा है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1932। एक्ट 1881। हाँ, वो इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने की प्रथा आज से नहीं है, ये बहुत पुराने समय से सेल को बढ़ाने के लिए, बिजनेस अपने आप को डेवलप करने के लिए। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 बताता है, वो भी तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो कैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन को क्या करें, मैक्सिमाइज करें। उस समय से ही होता है वो, आज से थोड़े है ये, ठीक है। अभी भी हम लोग को बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाते हैं बच्चे को। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन को क्या करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। आगे लिखिए बच्चे। It is more scientific. It is more scientific. It is more scientific and rational in application. Rational. RATIONAL. हाँ. Sir, it is more scientific and rational in application. और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ट्रू प्रॉफिट और लॉस, यानी सही सही प्रॉफिट और लॉस की चित्र को प्रस्तुत करना, मतलब फाइंड आउट करना। अगर अक्रूवल बेसिस पर नहीं ये फॉलो करेगा बच्चे, तो उसका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो सही सही नहीं आएगा। तो एक पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। इट discloses true profit or loss, true profit or loss, true profit or loss for a particular period loss for a particular period, and also depicts true financial position, also depicts DEPICT true financial position। मतलब दोनों बच्चे हम लोग ये स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। सर डिपिट का क्रॉस स्पेलिंग बोलिएगा सर। DEPICT। यस सर, उसके आगे क्या बोल रहे सर? एंड ऑल्सो डिपिट ट्रू फिनेंशियल पोजीशन। डिसएडवांटेज सर एक्रूअल बेसिस का। हाँ, अक्रूवल बेसिस का। डिसएडवांटेज ऑफ क्या? अक्रूवल बेसिस। इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या था? सिंपल था कि पैसा लिए रिकॉर्ड करेंगे, पैसा नहीं लिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बुक मेंटेन करो, कहानी सब क्लियर है, ठीक है। तो कैश बेसिस जो करेगा वो बहुत सिंपल है, लेकिन अक्रूवल बेसिस जो है ये थोड़ा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जटिल है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए। इट इज बेस्ड ऑन, इट इज सर बेस्ड कैश ऑन, बेसिस में क्या होता है सर? जितना कैश हम लेंगे सर उतना कैश को रिकॉर्ड करेंगे। यस। और एक्रूअल बेसिस में सर, एक्रूअल बेसिस सर एक बार और बता दीजिए सर। अक्रूवल बेसिस में ये होता है कि जो कैश आप नहीं भी लिए ना, उसको भी बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना है, यानी बट सर अकाउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन को,
ठीक है, कैश बेसिस जब आप फॉलो करोगे बच्चे तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन और क्या, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही फॉलो करता है, वो रिकॉर्ड करता है। लेकिन अक्रूवल बेसिस जब फॉलो करेगा तो उसमें क्या करेगा, कैश तो करवे करेगा रिकॉर्ड, अक्रूवल भी करेगा। इसीलिए इसको मर्केंटाइल सिस्टम कहा जाता है। और ये मतलब कंपनी एक्ट 2013 से चलता है। आगे दोनों लिखिए। में सर तो चीजें हम ये एक्चुअल बोल बेसिस सकते में हैं सर सर, क्रेडिट को बोलो बोलो प्रथम। हाँ, दोनों में सर हम हालांकि ये अंतर बोल सकते हैं कि कैश बेसिस जो है सर वो सिर्फ कैश को ही मतलब जो ट्रांसफर होगा उसको रिकॉर्ड करेगा। एक्रूवल में जो है सर कैश अगर ट्रांसफर होता है उसको भी रिकॉर्ड करेगा, अगर पेमेंट नहीं भी होता है सर फ्यूचर में होने वाला है उसको भी वो रिकॉर्ड करेगा। हाँ, उसको उसको तो जो फ्यूचर में होने वाला है उसको कैश बेसिस वाला जो है सो रिकॉर्ड नहीं करेगा उसको, लेकिन अक्रूवल जो कैश फॉलो वाला करेगा वो उसको रिकॉर्ड करेगा। एक्रूवल करेगा, कैश नहीं करेगा। यस सर। नेक्स्ट, it is पूछ based लो ऋतिका का। on estimates, it is based on estimates and personal judgments. It is based on estimates and personal judgment. ये उस अकाउंटेंट पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा बेसिस को फॉलो करेगा, कौन से बेसिस को फॉलो करेगा, कैश बेसिस को कि अक्रूवल बेसिस को। और लास्ट में लिखिए एक पॉइंट और, इट फेल टू डिस्क्लोज एक्चुअल कैश फ्लो फ्लोज। हाँ, बहुत सारा राइटर जो है सो आपको मिक्स का भी ये किए हैं कि मिक्स मेथड भी, जिसको हाइब्रिड भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत से बुक में आपको ये चीज मिल जाएंगे कि अगर मिक्स का मतलब क्या हुआ कि कैश और क्रेडिट दोनों को, ठीक है ना। तो मिक्स जो होगा वो एक्रूवल ही हो गया, दोनों रिकॉर्ड होगा तो। लेकिन जहां मिक्स की बात हम करेंगे ना, अगर दो मेथड की बात करें कैश और अक्रूवल बेसिस का, ठीक है, तो अक्रूवल बेसिस में दोनों को ये कर लेता है, कैश और क्रेडिट दोनों को। लेकिन अगर एक्चुअल मीनिंग इसका देखा जाए अक्रूवल का, तो ये सिर्फ क्रेडिट को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ही ये सिर्फ इतना बताता है कि बिजनेस में अगर किसी तरह का कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है तो अक्रूवल बेसिस अगर फॉलो करते हैं तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी बिजनेस के बुक्स में। सर एग्जांपल एक बता सकते हैं इसका, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आउटस्टैंडिंग रेंट इज ₹200। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है मतलब क्या कि उस रेंट ड्यूज है, बकाया है, बिजनेस पेमेंट नहीं किया, तो अगर कैश बेसिस को फॉलो करेगा तो वो आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर अक्रूवल बेसिस को फॉलो करेगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। यही तो रीजन है कि जो अक्रूवल को इसलिए किया जाता है क्योंकि बिजनेस का रिजल्ट क्या हो, ट्रू एंड फेयर, सही एवं उचित चित्र क्या करे, पिक्चर क्या करे, प्रेजेंट करे। ठीक है, तो लिखिए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, क्या था, कैश बेसिस और क्या, अक्रूवल बेसिस। अब देखो सबसे बच्चे क्या है इसमें, पहला पॉइंट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ऐसे करके आप लोग कैसे बच्चे नोट करोगे सर? हाँ सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जैसा कि सर कहता है कि अगर कोई भी मनी ऑफ टर्म्स के है सर तो उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल या इसमें। तो सर बताइए। यस सर, कोई मनी ऑफ टर्म्स है सर उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे सर। तो क्रेडिट को उसमें सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे जो पैसा हमको मिला ही ना हो? नहीं, क्रेडिट का मतलब तो अभी तक आप ठीक ढंग से नहीं समझे। हम ये कर रहे हैं कि याद रखिए, बोर्ड पर देखिए, सोल्ड गुड्स टू राम इज रुपीज कितना, 200, सिंपल। तो क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, बताइए मुझे। राम ट्रांजैक्शन तो है सर, का सामान ट्रांजैक्शन है बच्चे, हम मतलब बिजनेस, और हम बिजनेस हैं, हम 200 रुपया का मेरे यहाँ से क्या हुआ, सामान तो चला गया। यस सर। उस सामान को बनाने में पैसा लगा था कि नहीं लगा था, एकदम लगा है सर। तो मेरे पास से चाहे आप कैश समझो या चाहे कैश के टर्म में समझो, ठीक है। यस सर। एक
है बच्चे। तो क्या क्वेश्चन था कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। देखो बच्चे इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे, तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हो। एक तो पॉइंट बना करके डिवाइड करके, और नहीं तो डिवाइड करके ही लिखो। चलो फर्स्ट कॉलम में लिखो बेसिस ऑफ क्या, डिफरेंस, और इसको 2 कॉलम कर दो। ये इसमें हम लोग लिखेंगे बेसिस ऑफ क्या, डिफरेंस, और इसमें कैश बेसिस, और इसमें क्या, अक्रूवल बेसिस। 3 कॉलम है सर। हाँ, एक और भी लिख सकते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, इसी में अटैच कर दो सीरियल नंबर, हो गया, ठीक है। सीरियल नंबर नहीं भी लिखोगे, उसी में अटैच करके लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिए सीरियल नंबर भी सर। सीरियल नंबर बाहर लिख देते हैं। हाँ, बेसिस ऑफ डिफरेंस है ना, यहां पर लिखो कैश बेसिस और यहां पर लिखो अक्रूवल बेसिस। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें आपको डिफरेंस में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में जो रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बेसिस में कैसे रिकॉर्ड करेंगे और अक्रूवल बेसिस में। लिखिए दिस बेसिस रिकॉर्ड्स, इसमें कैश में, इसमें लिखेंगे दिस बेसिस रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। दिस बेसिस रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन this basis record only cash transaction this basis records only cash transaction उसमें लिखिए this basis records both अक्रूवल में, this basis records both cash as well as credit transaction. Both cash as well as credit transaction. समझ में आ गया कि सर बेसिस ऑफ, फॉलो। हाँ सर बेसिस ऑफ डिफरेंस में क्या लिखे हैं सर, फर्स्ट पॉइंट? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, इसमें 2 पॉइंट ए बी करके लिखना, ए बी और ए और बी। हेडिंग यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो जाएगा, क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, और ये पॉइंट ए नंबर या फर्स्ट नंबर जो भी लिखिए। ओनली दोज एक्सपेंसेस, ओनली दोज एक्सपेंसेस are recorded, only those expenses are recorded which have been paid in cash, have been paid in cash। ये पॉइंट समझ में आया कि उस एक्सपेंसेस को ही बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जो पे हुआ है, ठीक है, कैश के रूप में। सेकंड पॉइंट लिखो, उसी में सेकंड नंबर कर देना, यानी तो पहले इसका फर्स्ट लिख लो, इसका फर्स्ट लिखो, उसका में से एक ही होगा। हाँ उसका भी ए हो जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड whether cash is paid
all expenses are recorded whether cash is paid for them or not. For them or not. समझ में आया? सेकंड पॉइंट लिखिए। सर कैश इसके बाद क्या बोले हैं सर? All those expenses are recorded whether cash is paid for them or not. चाहे आप कैश में पे किए हो या चाहे आप कैश में पे नहीं किए हो, आपको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड। क्लियर? ओके, सेकंड पॉइंट लिखिए। This basis does not, इसमें कैश में लिखेंगे सेकंड पॉइंट। This basis does not take into consideration. This basis does not take into consideration outstanding expenses or prepaid expenses. क्या सर? Outstanding expenses or prepaid expenses. सर ये यहाँ पे हम लोग और स्पेंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं? नहीं, नहीं। this basis does not take into consideration outstanding expenses or prepaid expenses. उसमें लिखो, उसमें करते हैं। This basis recognizes, this basis recognizes, this basis recognizes outstanding expenses or prepaid expenses. और यही तो कॉन्सेप्ट इनकम के लिए है। इसी तरह से इनकम में भी 2 पॉइंट करके 1 2 करके लिखोगे। हेडिंग लिखिए रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। सर इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस में क्या लिखना है सर? थर्ड वाला जो पॉइंट है, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। देखो फिर से एक बार हम समझा देते हैं, इसको बढ़िया समझ लो। हम क्या बताए हैं अभी, बताएं आप लोगों को। सेकंड पॉइंट में रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस में 2 पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट बताए कि सिर्फ उसी एक्सपेंसेस को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना है जो पे हुआ है, ठीक है। और सेकंड क्या बताए कि जो आउटस्टैंडिंग है या जो प्रीपेड है, अगर कैश बेसिस को फॉलो करते हैं तो उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इसी में फर्स्ट पॉइंट क्या बताए कि अक्रूवल बेसिस में जो आप पेमेंट नहीं किए हो, है ना, उसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यही था कि दिस बेसिस ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज पेड फॉर देम और नॉट, चाहे वो पे किए हैं चाहे पे नहीं किए हैं। और इसमें जैसे था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसमें क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या प्रीपेड हो उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट रिकॉर्डिंग क्या इनकम। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? Outstanding expenses are those expenses which relate during the current year, but not paid by the business. देखो वो सारा खर्च जो कि आपको बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन उसको बिजनेस ने क्या किया? पेमेंट नहीं किया, ठीक है। समझ में आया? नहीं सर एक और बताइए सर। ये किसका? अक्रूवल बेसिस का।
नहीं सर, ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का डिफरेंस हाँ, एक्चुअल तो बेसिस अब समझ में आ गया हम ये क्या क्या समझाए थे कि वो सारा खर्च जो बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन बिजनेस के द्वारा अपने अकाउंटिंग ईयर में उसको पे नहीं किया गया। अभी रेंट का एग्जांपल दिए थे, रेंट पेड का, ठीक है, कि अगर मान लो बिजनेस का नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है तो आपको 12 मंथ का रेंट दिखाना पड़ेगा। सपोज 12 मंथ का अकाउंटिंग ईयर है ना, तो 12 मंथ का अकाउंटिंग ईयर हम 12 मंथ के बाद मतलब क्या करते हैं, इंड करते हैं। 1 अप्रैल को बिगिनिंग हुआ और 31 मार्च को क्या हुआ, इंडिंग हुआ। तो अगर मान लो कि रेंट पे हम सिर्फ ओनली फॉर 9 मंथ का पे किए, 3 मंथ का जनवरी फरवरी मार्च का पेमेंट नहीं किए, तो अगर कैश बेसिस होगा तो हम 9 मंथ का ही रेंट दिखाएंगे क्योंकि मेरे बिजनेस से कैश कितना गया, 9 मंथ का ही गया, ठीक है। लेकिन वो जो 3 मंथ का ड्यू रहा, अक्रूवल बेसिस को फॉलो करेंगे तो उसमें टोटल दिखाएंगे 9 मंथ प्लस क्या, 3 मंथ, यानी 9 मंथ पे कर चुके हैं, 3 मंथ मुझे और पेमेंट करना है, मतलब मेरा लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बिजनेस के लिए, लायबिलिटी हो जाएगा। लायबिलिटी में कौन सा लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड ड्यूरिंग द क्या, करंट ईयर बट नॉट पेड बाय द क्या, बिजनेस। आपको करंट ईयर से रिलेटेड है, ड्यूरिंग द करंट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन बिजनेस उसको पेमेंट नहीं किया, तो उस बिजनेस का कभी भी नेट रिजल्ट नहीं आएगा। तो कैश बेसिस को जो फॉलो करते हैं उस बिजनेस का कभी भी नेट रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन अगर अक्रूवल बेसिस को फॉलो करेगा उसके बिजनेस का क्या होगा, नेट रिजल्ट फाइंड आउट होगा। पहले ये स्टार्टिंग में ही लिखवाए हैं कि ट्रू प्रॉफिट और लॉस, सही सही ये प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना है तो उसको अक्रूवल बेसिस को फॉलो करना ही पड़ेगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ कि वो एक्सपेंसेस जो पेमेंट करना था 12 मंथ का, लेकिन पेड का हम क्या कर दिए, एडवांस, मतलब 15 मंथ का कर दिए, ठीक है, तो 3 मंथ एक्स्ट्रा हो गया ना। तो ये चीज कहता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, इसको अगर कैश बेसिस फॉलो करते हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर, उसको नजरअंदाज कर देता है, उसको साइड कर देता है। लेकिन जो अक्रूवल बेसिस को फॉलो करता है वो कैश तो करेगा ही करेगा रिकॉर्ड, साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा है, चाहे किसी के यहाँ छूट गया है या किसी से हमको लेना है, दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में क्या करेगा, वो रिकॉर्ड। समझ में आ गया? अब यही पॉइंट आपका रिकॉर्डिंग ऑफ क्या है, इनकम। लेकिन बच्चे इस टॉपिक को फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आगे करेंगे। सर कि पैसा हम और सर ये